तो वो रैंक आ जाएगा बेसिकली कि 0 से लेके 100 तक जो रैंक था वो किस जगह पे वो रैंक हो रहा है। उसके बाद आखिरी है जी रेट ऑफ इंडेक्स इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी 0 मतलब वर्स्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ है। तो 1950 में गबून में जो अफ्रीकी मुल्क है उसमें 229 बच्चे पर 1000 उनकी डेथ रेट थी इन्फेंट मोर्टेलिटी की। तो उसको उन्होंने नंबर दे दिया 0 का, यानी जिस मुल्क का जो रेट है डेथ रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी का वो 229 है, वो 0 पे लाई करेगा। जिसका इसके कम होता जाएगा वो आगे मूव करता जाएगा। और स्वीडन में 1973 में जो अटेन किया था वो 9 बच्चे थे पर 1000, यानी 1000 में से सिर्फ 9 बच्चे हैं जिनकी डेथ 1 साल से पहले अपनी पहली सालगिरह से पहले हो जाती है। तो उन बच्चों की तादाद थी 9। तो ये बन जाता है, इसको दे देते हैं नंबर 100 का। तो ये 100 हो गया और 229 बच्चे पर 1000 जो गबून ने अटेन किया था 1950 में, उसको हम दे देते हैं 0 का नंबर। तो इसके दरमियान जो वैल्यूज आएंगी फिर हर मुल्क अपने अपने लिहाज से रैंक करता जाता है उसको, जहां भी उसकी वैल्यूज आती है जितने उसके नंबर है बच्चों की तादाद के, तो उस लिहाज से उसको रैंक कर दिया जाता है। तो इसको आसान तरीके से करने के लिए इसका फार्मूला है कि 166 माइनस इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी जितनी इस वक्त आपकी मोर्टेलिटी रेट चल रहा है उसको निकाल लिया जाए, फिर उसको माइनस कर दिया जाए 166 से, यानी 166 माइनस एग्जैक्ट एक्चुअल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 166 माइनस 56, जैसे पाकिस्तान के केस में 56 है इस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। 166 माइनस एक्चुअल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.625 के साथ। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा ये वो रैंक होगा, ये वो नंबर होगा जो आपने 0 से लेके 100 तक के स्केल पर इसको अटेन करना है। तो इस तरीके से आप 3 नंबर्स ले लेंगे, आपके पास 3 नंबर्स आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी जो लिटरेट है, उसके बाद इंडेक्स आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, और फिर इंडेक्स आ जाएगा आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो जब ये 3 नंबर्स आपके पास आ जाएंगे तो उसके बाद आपने करना सिर्फ ये इन तीनों को प्लस करना है और इनको 3 पे डिवाइड कर देना है, यानी इनका सिंपल एवरेज ले लेना है। जब आप इनका सिंपल एवरेज ले लेंगे तो दिस विल बी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये इसका मेजरमेंट का तरीका होगा। एक दफा फिर शॉर्ट समरी सुन ले। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने लेनी है, उसके बाद आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इंडेक्स लेना है, उसके बाद आपने इंडेक्स लेना है एवरेज ईयर का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो इस तरीके से इन तीनों के नंबर की एवरेज ले लेनी है, इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक इंडेक्स आ जाएगा जिसको आप फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। तो ये इसका मेजरमेंट करने का तरीका होता है। उसके बाद चलते हैं जी, इसके बाद हमारे पास है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि क्यों ये इंडेक्स बनाया गया, क्यों ये इसको इस्तेमाल किया गया और क्यों ये ज़्यादा अच्छा एक इंडिकेटर था, अच्छा एक मेजर था डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल वेलफेयर इन द इकोनॉमी एंड हाउ वेल इज वेलफेयर पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे पहली तो बात ये है कि इससे पता चलता था क्योंकि ये सोशल इश्यूज को लेता है, जैसे हेल्थ है और एजुकेशन, हेल्थ को और एजुकेशन को, दोनों जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया और उनको लेके फिर पता चलता है कि जाहिर बात है कोई मुल्क विदाउट इनकम, विदाउट जीएनपी, विदाउट ज़्यादा दौलत के की डिस्ट्रीब्यूशन के इन चीज़ों को अटेन नहीं कर सकता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब लोगों को सेहत की सहूलतें मिलेंगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बने तौर पे बच्चों की जो हेल्थ के बारे में कि अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं मुल्क में ओवरऑल है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेहतर है। तो ये ओवरऑल वेल बीइंग या वेलफेयर को डिस्कस करती है, इसलिए इसको ज़्यादा अडॉप्ट किया गया। दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन। तो ये गवर्नमेंट को बताती है कि अगर आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स नीचे है तो गवर्नमेंट को करेक्टिव एक्शन बताती है कि कैसे आपने फोकस करना है एजुकेशन पर और हेल्थ पे, ताकि लोगों की ये बुनियादी जरूरत है, बुनियादी तौर पे हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी बेसिक नीड है। तो ये जब ये पूरी होगी तो फिर लोगों के लिए दूसरी, क्योंकि हेल्थ में बाकी सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं जैसे सीवरेज है, पीने का पानी है, खुराक है, ये चीज़ें हेल्थ इनकॉर्पोरेट कर लेती है। तो जब ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेगी तो क्या होगा, इसका मतलब है कि लोगों में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये करेक्टिव एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करती है। दिस मेथड फॉलोड टू मेजर PQLI इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज।
तो जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो सब कंट्री के लिए सेम है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो जब ये सब लोगों के लिए, सब मुल्कों के लिए एक ही मेथड यूज़ किया जाएगा तो उनको कंपेयर करना आसान हो जाता है। फिर जब आपस में कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मुल्क की डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, तो फिर वो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से मुल्क जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो बेहतर है, और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है लेकिन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो कम है, वहां पे उसी वजह से ये फर्क आ जाता है। तो उनको कंपेयर करना जरा आसान हो जाता है। Therefore, it can be used to make comparison between countries, and this help the relatively underdeveloped countries to take corrective measures. डेवलप कंट्री के लिए जरा आसान हो जाता है कि वो अपने corrective measures ले सके। The three indicators, life expectancy rate, infant mortality rate and literacy rate, well represent the welfare of the people of the country. तो ये तीन इंडिकेटर जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है और लिटरेसी रेट, ये लोगों की फलाह को, लोगों की खुशहाली को जाहिर करते हैं। सारी बात है, पैसे होंगे तो लोग, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, और पैसे होंगे या ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे, लोगों के पास इतना रूम होगा कि वो अच्छी सेहत को अटेन करें या अच्छी हेल्थ को और अच्छी एजुकेशन को अटेन कर सके। तो ये लोगों के वेलफेयर को जाहिर करने के लिए ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक अच्छा मेजर था। A country wherein all the indicators are good can be said to be the developed country. तो जहां ये सब इंडिकेटर्स अच्छे होंगे तो उसको हम डेवलप कंट्री कह सकते हैं। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कंसीडर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर इन द कंट्री। तो वेलफेयर के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करता है, ये कंसीडर करता है कि कितनी वेलफेयर है लोगों की। A country cannot have a high average of literacy rate, life expectancy and low infant mortality rate unless a large part of the population is covered by the benefit of economic development. तो कोई भी मुल्क जिसमें हाई एवरेज ऑफ लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोगों की शरह ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और बच्चों के फोत होने की शरह कम है, ये कोई भी मुल्क विदाउट डेवलपमेंट के, विदाउट द वास्ट कवरेज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के इसको अटेन नहीं कर सकता। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम श्रिंक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है और अमीरों में गरीबों में फर्क बहुत ज़्यादा है, डुअलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ नहीं सकती, एवरेज लाइफ नहीं बढ़ सकती। कुछ लोगों की तो एवरेज लाइफ बढ़ जाएगी लेकिन ओवरऑल जब कंट्री की आप लाइफ लेंगे तो वो कम मिलेगी। इस तरीके से लिटरेसी रेट अगर वो स्क्यूड है, यानी कि वो कुछ लोगों के लिए तो वसाइल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए नहीं है, तो लिटरेसी रेट कभी नहीं बढ़ सकते। इस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कभी आप अटेन नहीं कर सकते अगर मेजॉरिटी को आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट, जीएनपी के, जीएनआई के बढ़ते हुए जो बेनिफिट है उस पर नहीं देंगे तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छा मेजर था उस वक्त के लिए 1970s में जो बना था। तो ये बात उसके एडवांटेजेस थे। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेज पे कि कौन कौन से डिसएडवांटेज से, कौन कौन से मामला थे जिसकी वजह से इसको फिर बाद में छोड़ दिया गया, क्यों इसको छोड़ दिया गया। डिसएडवांटेज, इट इग्नोर्स मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तीन इंडिकेटर लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और लिटरेसी, लेकिन इसके अलावा भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर है उसको इग्नोर कर देता है। तो उसको कौन कौन से, जैसे एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, कितने लोगों को घर मुयसर है, जस्टिस, लोगों को इंसाफ मुयसर है कि नहीं मुयसर, सोशल सिक्योरिटी कितनी है लोगों के लिए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ कितना है, अगर वो बीमार हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनका कितना ख्याल करती है, कितना एहसास करती है, उन पर कितने पैसे लगाए जा सकते हैं, अब इंसाफ कितने लोगों को मुयसर है। तो ये बहुत से दूसरे डेवलपमेंट इंडिकेटर हैं जिसको इग्नोर कर दिया गया था इसमें, तो इसलिए इसको फिर बाद में छोड़ दिया गया। इट इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, all factors have been given equal weightage। ये सबको एक जैसी वेटेज दे देती है, हालांकि ये वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, ये वेरी करती हैं चीज़ें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में और इनकी इंपॉर्टेंस मुख्तलिफ होती है बाज़ जगहों पे, तो इसलिए एक जैसा वेट देना इसके लिए फिर अनइक्वल रह गया इसका। However, it is difficult to understand the rationale behind given equal importance of all factors। तो इस का कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तोजी नहीं है कि इसको क्यों सबको इक्वल वेटेज दे दी गई। It does not explain the structural change in the economy of a country। इकोनॉमी ऑफ कंट्री में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, जो साख्ती जो उसकी तब्दीलियां आती हैं, साख्त की जो तब्दीलियां, जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, किस तरह की प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्या वो इकोनॉमी मुसलसल एग्रेरियन रह रही है या उसमें कुछ चेंज आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, या वो सर्विसेज की तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह
की चेंज हो रही है, लोग किस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इकोनॉमी की, ये चीज़ें डिस्कस नहीं करती। इसलिए फिर इसको बाद में छोड़ दिया गया और एक नया इंडेक्स जो है वो बनाया गया जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं और ये कैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से बेहतर है, तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको कोई सवाल है, इसमें कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।